शीला नाम की एक लड़की रहती थी। शीला की उम्र शादी के लायक हो चुकी थी। एक दिन उसे देखने के लिए एक लड़का अपने माता पिता के साथ उसके घर आया, जहाँ शीला को देखकर उस लड़के ने अपनी माँ से कहा, अरे माँ, ये लड़की तो कितनी बदसूरत है। मैं इस लड़की से किसी भी कीमत पर शादी नहीं करूँगा। शीला की बदसूरती की वजह से कोई भी अच्छा लड़का उससे शादी करने को तैयार ही नहीं था। एक के बाद एक लड़के जब उससे शादी के लिए इनकार कर देते तो शीला मन ही मन टूट जाती, क्योंकि उसके साथ की सभी सहेलियां माँ बन चुकी थी और शीला अभी तक कुंवारी थी। अब तो शीला के आस पड़ोस के लोग भी उससे इसके लिए ताना मारने लगे थे। देखो जरा, ढांट जैसी हो गई है, लेकिन अब तक पिता की छाती पर बोझ बनी हुई है। अरे लेकिन ममता, तू खुद ही सोच, कौन ही करेगा इस बदसूरत लड़की से शादी? शादी के लिए शकल भी तो होना चाहिए। ये कहकर पड़ोस की दोनों औरतें आपस में हंसने लगी। शीला को लेकर पड़ोसी भले ही कुछ भी कहते, लेकिन शीला के माता पिता उससे बहुत प्यार करते थे। उन्हें अपनी बच्ची की बहुत चिंता थी। ऐसे में एक दिन शीला की माँ कमला देवी ने शीला के पिता प्रेम प्रकाश से कहा, मुझे अपनी बेटी के भविष्य की बहुत चिंता होती है। कहीं ऐसा ना हो कि उसकी शादी की उम्र ही निकल जाए। हाँ कमला, चिंता तो मुझे भी है, लेकिन मैं कर भी क्या सकता हूँ। मैं सोच रही थी कि जो पैसे हम घर बनाने के लिए जमा किए हैं ना, क्यों ना हम उससे शीला के लिए गहने बनवा दें। आप भी जानते हैं, ऐसे तो हमारी बिटिया से कोई शादी करेगा नहीं, इसलिए हमें भी अब थोड़ा अलग तरीके से सोचना चाहिए। ठीक ही कह रही हो तुम। कोई अच्छा लड़का अगर शीला को मिल जाता है तो हम दहेज देने से भी पीछे नहीं हटेंगे। शीला के माता पिता वैसे तो बहुत गरीब थे, लेकिन उन्होंने जितनी भी जमा पूंजी इकट्ठा की थी उससे उन्होंने शीला के लिए गहने बनाने का फैसला किया और गहने खरीदने के लिए बाजार भी चले गए। दोनों बाजार पहुंचकर अपनी बेटी के लिए अपनी क्षमता के अनुसार गहने खरीद लेते हैं। साथ ही वो शीला के लिए कुछ कपड़े भी खरीद लेते हैं। दोनों बहुत खुश थे और जल्द ही अपने घर पहुंचकर शीला को गहने और कपड़े दिखाना चाहते थे। पर जैसे ही वो घर के रास्ते पर पहुंचे तो अचानक से एक चोर ने उनके हाथ से गहनों वाला बैग छीनने की कोशिश की। शीला के माता पिता ने उस चोर से गहनों को बचाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वो उस चोर से गहने नहीं बचा सके। गहने चोरी हो जाने से दोनों दुखी होकर आपस में बोले, अब क्या करें कमला? अपनी पूरी पूंजी इन गहनों में लगाकर सोचा था कि अपनी बेटी की शादी कर देंगे, पर भगवान को ये भी मंजूर नहीं था। क्या ही बोलूं शीला के बापू, हमारी तो किस्मत ही खराब है। पता नहीं अब हमारी बिटिया की शादी कैसे होगी, कौन हमारी बिटिया से शादी करेगा। शीला के माता पिता को अब अपनी बेटी की शादी के सारे सपने टूटते नजर आने लगे थे। ऐसे में शीला के पिता ने कमला से कहा, अब हमारा ये जीवन व्यर्थ है। हम दोनों अपनी बेटी की शादी तक नहीं कर सके। हम दोनों को अब जीने का कोई हक नहीं। ये कहकर दोनों आत्महत्या करने का फैसला कर लेते हैं और वहीं से थोड़ी दूर पर एक नदी के घाट पर पहुंच जाते हैं, जहां पहुंचकर अचानक उनकी नजर एक लकड़ी के संदूक पर पड़ती है जो पानी में तैर रहा होता है। शीला के बापू, वो देखी, वह पानी में एक संदूक तैर रहा है। जरूर इसमें कुछ ऐसा होगा जिससे हमारी मदद हो सकती है। हाँ, हो सकता है। रुको, मैं एक लकड़ी की मदद से इसे निकालता हूँ। थोड़ी मेहनत के बाद दोनों ही लकड़ी की मदद से उस संदूक को नदी के किनारे ले आते हैं और जैसे ही वो उस संदूक को खोलकर देखते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे इतने सारे गहने! जरूर भगवान हमारी मदद करना चाहता है। वो भी चाहते हैं कि हमारी बिटिया की शादी हो जाए। हाँ कमला, जरूर। हमने कुछ पुण्य करे होंगे जो ऐसी स्थिति में भगवान स्वयं हमारे साथ हैं। दोनों एक दूसरे के चेहरे को देखते हैं और संदूक को जल्दी से लेकर अपने घर पहुंच जाते हैं और घर पर अपनी बेटी को गहने दिखाते हैं। शीला उन गहनों को देखकर बहुत खुश होती है और उन्हीं गहनों में से शीला एक खूबसूरत सा हार निकालकर अपने गले में डाल लेती है, जिसे पहनते ही अचानक शीला की काया पलट जाती है और वो एक परी की तरह खूबसूरत दिखाई देने लगती है।
शीला जब खुद को देखने के लिए आईने के पास आई तो वो खुद को देखकर दंग रह गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो इतनी सुंदर कैसे हो गई। ये देखकर शीला खुशी से झूमती हुई अपने माता पिता के गले लग जाती है। जहाँ एक तरफ शीला और उसके माता पिता अब शीला की खूबसूरती से खुश थे, तो वहीं दूसरी तरफ उसी नदी में गहने खो जाने के चलते हलचल मची हुई थी। दरअसल उस लकड़ी के संदूक में जो गहने थे वो इस नदी की जलपरी के थे। गलती से वो गहने समुद्री सतह के ऊपर आ गए और उन्हीं गहनों में जलपरी का एक खानदानी हार भी था जिसमें जादुई शक्तियां विद्यमान थी। वो हार ही है जो मुझे सभी जीवों की रानी बनाने का दर्जा प्रदान करता है। ऐसे में मेरे लिए उस हार का खोना बहुत बड़ी हानि है। अगर वो हार किसी भी इंसानी शरीर के संपर्क में आया तो मुझे उसका स्थान पता चल सकता है। अभी जलपरी ने खुद से ये कहा ही था कि तभी उसकी इंद्रियों में हलचल होने लगी, मानो जैसे उसे किसी चीज का आभास होने लगा था। कुछ देर बाद जब जलपरी इन सब से बाहर आई तो वो गुस्से में बोली, मुझे यकीन था कि मेरा वो हार किसी इंसानी शरीर के हाथ में ही आया होगा और वही हुआ भी, लेकिन अब मैं उसे वापस कैसे हासिल करूंगी? मुझे भेष बदलकर बाहर जाना ही होगा। पानी से बाहर की दुनिया में जलपरी को अपनी जान का भी खतरा था। ऐसे में वो एक चूड़ी बेचने वाली का रूप बनाकर शीला के घर जा पहुंची। यहाँ शीला की खूबसूरती की वजह से उसके घर में रिश्तों की लाइन लगी हुई थी और जो कोई भी शीला को देख रहा था वो उसकी खूबसूरती पर मोहित हो रहा था। इस वक्त उसके जैसी खूबसूरत लड़की पूरे शहर में नहीं थी। शीला की शादी एक बहुत ही उच्च खानदान में योग्य लड़के के साथ तय हो गई थी और आज शीला की सगाई थी। दोनों एक दूसरे के हाथ में अंगूठी पहना ही रहे थे कि तभी उस बीच जलपरी उनके दरवाजे पर पहुंचकर आवाज लगाती है, चूड़ी ले लो, चूड़ी। शीला के घर में मेहमान आए थे, इसलिए चूड़ी वाली पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था कि तभी जलपरी ने एक बार फिर से जोरदार आवाज लगाई, शगुन की चूड़ियां ले लो, शगुन की चूड़ियां। चूड़ी वाले की ये बात सुनकर शीला ने मन ही मन खुद से कहा, शादी के शुभ अवसर में शगुन की चूड़ियां, इसे खरीदना तो बहुत अच्छा रहेगा। ये सोचकर शीला चूड़ी बेचने वाली को रोकने को कहती है और शीला जैसे ही वो हार गले में पहने उस जलपरी के सामने आई तो जलपरी उसके गले में हार देखते ही उसे पहचान गई कि वही उसका खानदानी हार है। ऐसे में चालाकी दिखाते हुए जलपरी वो हार शीला से मांग लेती है और शीला भी वो हार निकालकर उसके हाथों में थमा देती है। दरअसल अब तक शीला को ये बात नहीं पता थी कि उसकी खूबसूरती की वजह वो हार था। ऐसे में भोली भाली शीला जैसे ही वो हार निकालती है तो अचानक से बदसूरत लड़की में बदल जाती है। उसका कुरूप चेहरा देखकर जलपरी दुखी हो गई और जलपरी के आंसू शीला के हाथों में गिर गए। अरे ये लड़की तो बेहद ही बदसूरत हो गई है। इस हार को उतारने के बाद अब मैं क्या करूं? मेरे लिए ये हार बहुत जरूरी है, वरना मैं समुद्री दुनिया की कभी महारानी नहीं बन पाऊंगी। खुद से ये कहकर जलपरी उस हार की तरह दिखने वाला एक नकली हार शीला को दे देती है। शीला खुशी खुशी उस हार को पहन लेती है, लेकिन उस हार को पहनकर शीला की खूबसूरती वापस नहीं आती। लेकिन जैसे ही शीला घर के अंदर जाती है तो उसके घर आए रिश्तेदार रिश्ता तोड़कर चले जाते हैं। कुछ ही मिनटों में ये क्या हो गया? ये लोग इस तरह से मुझसे शादी तोड़कर आखिर कैसे जा सकते हैं? शीला को रिश्तेदारों की नाराजगी की वजह अभी तक समझ नहीं आई, लेकिन जैसे ही वो आईने के सामने दोबारा आई तो उसे समझ में आ जाता है कि उसका रिश्ता क्यों टूटा। जलपरी हार के साथ शीला की खूबसूरती भी लेकर जा चुकी थी। मैं फिर से बदसूरत हो गई। जब मुझे लगा था कि अब मेरे जीवन में खुशियां आने वाली हैं, तो भगवान ने अचानक से मेरी सारी खुशियां छीन ली। इधर अपने कमरे में भूखी प्यासी शीला बस खुद को कोसी ही जा रही थी, तो वहीं शादी टूटने का गम शीला के माता पिता को भी हो रहा था। अगले दिन शीला जब निराश होकर अपने कमरे से बाहर आती है तो उसके पिता ने उसे देखकर चौंकते हुए कहा, अरे शीला, तुम्हारा रंग रूप तो एक बार फिर से खिल उठा है।
तुम तो एक बार फिर से किसी परी की तरह दिख रही हो। अपने पिता की ये बात सुनकर शीला एक बार फिर से आईना देखने के लिए भागती है और देखती है कि वो एक बार फिर से खूबसूरत परी की तरह दिखाई देने लगी थी। दरअसल ये सब हुआ था जलपरी की आंसुओं की वजह से, जो शीला के हाथों में गिर गए थे। अब शीला को खूबसूरत दिखने के लिए जलपरी के गहने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि जलपरी जाते जाते शीला को अपनी खूबसूरती दे गई थी। धौलपुर गांव में राजू अपने परिवार के साथ रहता था। राजू पहले बहुत गरीब था, लेकिन एक दिन उसे एक जादुई तालाब मिला। उस तालाब में बहुत सारा सोना, चांदी, हीरे जवाहरात यूं ही पड़े रहते थे और सबसे खास थी इस तालाब की बेशकीमती मछली, जिसे बेचकर राजू अच्छा खासा पैसा कमाता था। एक दिन लतिका, ओ लतिका, मेरा खाना बांध दो। मैं सोच रहा हूँ कि आज तालाब से मछली लेकर सीधे बाजार ही जाऊंगा। क्यों जी, घर क्यों नहीं आएंगे आप? मैं देख रही हूँ आजकल आप काम का बहाना बनाकर घर से बाहर ही रहते हैं। कैसी बात कर रही हो तुम? मैं तो तुम्हें एक बेहतर जीवन देना चाहता हूँ, बस इसलिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ। जो भी हो जी, लेकिन तुम्हारे पास आजकल मेरे लिए बिल्कुल वक्त नहीं है। अरे भाग्यवान, क्या चाहती हो? तालाब न जाकर तुम्हारे साथ बातें फोड़ूं? नहीं नहीं, ऐसा तो मैंने नहीं कहा। तो तुम ही बता दो, क्या कहना चाह रही हो? मैं तो ये कह रही हूँ कि क्या मैं भी तुम्हारे साथ तालाब चलूं? तुम कभी मुझे उस जादुई तालाब पर नहीं लेकर जाते। मुझे भी देखना है वो तालाब। नहीं, तुम वहाँ जाकर क्या करोगी? सुना है उस तालाब में खूब सारा सोना चांदी यूं ही पड़ा रहता है। मुझे बस उसे ही देखना है। लतिका, जो हमारा नहीं है उसे देखकर भी क्या ही करोगी तुम? अरे ऐसे कैसे हमारा नहीं है? इतना सोना चांदी पड़ा है वहाँ, और तुम वहाँ से सिर्फ वो मछलियाँ उठा कर ले आते हो। भाग्यवान, उस सोने चांदी की रखवाली स्वयं नाग देवता करते हैं। ऐसे में वो सोना चांदी हमारा कैसे हो सकता है? वो तो भगवान की कृपा है हम पर कि मैं उस तालाब से मछली पकड़कर ले आता हूँ, वरना किसी की हिम्मत तक नहीं है उस तालाब पर जाने की। मुझे कुछ नहीं पता, बस मुझे भी तुम्हारे साथ उस तालाब पर जाना है। क्यों बच्चों की तरह जिद कर रही हो? मना कर दिया ना मैंने एक बार। इतना कहकर गुस्से में राजू अपना खाना उठाता है और तालाब की ओर निकल पड़ता है। पता नहीं आज लतिका को क्या मन कर गया तालाब देखने का। अच्छा हुआ जो मैंने उसे मना कर दिया। अगर वो यहाँ आ जाती तो वो जादुई तालाब का रहस्य खुल जाता। खैर, आज तो मैंने उसे समझा दिया, लेकिन मुझे यकीन है वो ज्यादा दिन तक शांत नहीं बैठेगी, इसलिए मुझे कुछ करना पड़ेगा। ये कहकर राजू तालाब के पास पहुंच जाता है और इधर उधर देखने लगता है। आसपास किसी को ना पाकर राजू पास में रखी नाव में बैठता है और तालाब के दूसरे छोर पर जाने लगता है। यहाँ एक छोटी सी गुफा थी। एक काम करता हूँ, जल्दी से पहले उसे खाना दे आता हूँ, बेचारी भूखी होगी। राजू एक बार फिर से तालाब की ओर नजर दौड़ाता है और गुफा में चला जाता है, जहाँ एक बेहद सुंदर सिंहासन पर एक परी जैसी लड़की बैठी हुई थी, जिसका आधा शरीर तो लड़की का था पर आधा शरीर मछली का। सुंदरी, कैसी हो तुम? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुमने आ जाने में देर क्यों लगा दी? तुम तो जानती हो मेरी पत्नी भी है लतिका। आज वो मुझसे तालाब आने की जिद करने लगी। उससे बहस के कारण मुझे आने में देर हो गई। तुम उसे साथ तो नहीं लेके आए ना? नहीं नहीं, उसे मैं यहाँ कैसे ले आता? इतने दिन हो गए हैं, कब तक हम उससे ये सब छिपाते रहेंगे? तुम उसे हमारे बारे में सब कुछ बता क्यों नहीं देते? नहीं, मैं उसे अभी कुछ नहीं बता सकता। सही समय आने पर सब बता दूंगा। ठीक है, जैसा तुम्हारी मर्जी। हाँ, अच्छा, मैं तुम्हारे लिए खाना लाया था, खा लेना। और मैं सोच रहा हूँ कल मैं तालाब न आऊँ। क्यों? तालाब नहीं आओगे तो मछली कहाँ से बेचोगे? कल का नुकसान ही सही, लतिका को शक न हो जाए, इसलिए कल मुझे घर पर ही रहना होगा। ठीक है, तुम एक काम करो, तालाब के कुछ पत्थर घर लेकर जाओ और उन पत्थरों को रात भर पानी में डाल देना। तुम्हारा काम हो जाएगा। काम हो जाएगा मतलब? अरे, तुम्हें तालाब आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये पत्थर रात भर में मछली में बदल जाएंगी। क्या सच में? हाँ, और ये लो,
लतिका को दे देना, वो खुश हो जाएगी। राजू सुंदरी से अंगूठी लेता है और गुफा से बाहर आकर तालाब से कुछ पत्थर उठाकर जेब भर लेता है और फिर तालाब से मछली पकड़कर बाजार की तरफ उसे बेचने के लिए निकल पड़ता है। मछली ले लो मछली। अरे राजू, जब से तुमने मछली बेचना शुरू किया है हमारा तो धंधा ही चौपट हो गया है। तुम्हारी मछलियाँ इतनी बेशकीमती और इतनी ताजी होती हैं कि कोई हमारी मछलियाँ लेना पसंद ही नहीं करता। रमन भाई, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? कर तो हम भी कुछ नहीं सकते, लेकिन सोचो अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम मुझे अपनी दुकान यहाँ से बंद करनी पड़ेगी। फिर मेरे बच्चों का क्या होगा? कैसे मैं अपने घर का खर्च चलाऊंगा? तुम मछलियाँ पकड़ने उस जादुई तालाब में क्यों नहीं जाते? नहीं नहीं भाई, मुझे मेरी जान बहुत प्यारी है। बहुत लोग पहले ही उस खतरनाक तालाब में जाकर अपनी जान गंवा चुके हैं। मैं तो वहाँ कभी नहीं जाऊंगा। पता नहीं तुम वहाँ जाकर मछली कैसे पकड़ कर ले आते हो। रमन की बात सुनकर राजू अपने जेब में हाथ डालता है और उसमें से कुछ पत्थर निकालकर रमन को दे देता है। ये लो, ये पत्थर घर जाकर रात भर पानी में रखना। क्यों भाई, इससे क्या होगा भला? जैसा कहता हूँ बस वैसा करो, और हाँ, इस बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। किसी को नहीं, मतलब किसी को भी नहीं। ठीक है भाई, जैसा तुम कहो। राजू अपनी मछलियाँ बेचता है और अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। वहीं रमन भी घर जाकर उन पत्थरों को पानी में डाल देता है और उसे देर रात तक निहारने लगता है। ये क्या पत्थर दिया है राजू ने मुझे? मुझे लगा था पानी में पत्थर जादू दिखाएंगे, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा इसमें। खैर छोड़ो, रात भर इन्हें पानी में ही रहने देता हूँ। क्या पता सुबह तक कुछ हो जाए। अगली सुबह अरे वाह, ये पत्थर मछलियाँ बन गई। सही कह रही थी सुंदरी, काम हो गया। राजू मछलियों को देखकर बड़बड़ा ही रहा होता है कि तभी लतिका वहाँ आ जाती है। सुंदरी? किस सुंदरी की बात कर रहे हैं आप? सुंदरी? कौन सुंदरी? लगता है तुमने कुछ गलत सुन लिया। नहीं, मुझे अच्छे से सुनाई दिया। तुमने कहा कि सही कह रही थी सुंदरी। अब बताओ मुझे, कौन है सुंदरी? अरे मैं तो इन मछलियों की तारीफ कर रहा था कि कितनी सुंदर मछलियाँ हैं। लगता है तुम्हारे कान बजने लगे हैं। अच्छा, क्या सच में मैंने कुछ गलत सुना? अच्छा ये सब छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए देखो क्या लाया हूँ। क्या लाए हो? ये देखो, कितनी सुंदर लग रही है तुम्हारे हाथों में ये अंगूठी। अरे वाह, ये तो बहुत कीमती लग रही है। अब तो तुम खुश हो। और हाँ, आज मैं तालाब नहीं जा रहा, बस थोड़ी देर के लिए बाजार जा रहा हूँ। ये मछलियाँ बेचकर आता हूँ। इतना कहकर राजू सुबह सुबह बाजार की ओर मछलियाँ बेचने निकल पड़ता है। राजू बाजार पहुँचता है तो देखता है कि रमन वहाँ पहले से ही मछलियाँ बेच रहा था। क्या बात है रमन, आज तो तुम सुबह सुबह मछली बेचने बाजार आ गए। राजू भाई, आपने जो पत्थर दिए थे देखो वो क्या बन गए हैं। धीरे बोल रमन, किसी ने सुन लिया तो राज खुल जाएगा। अरे माफ करना भैया, मैं तो बहस यही कह रहा था कि आपकी वजह से आज मेरी बहुत अच्छी बिक्री हो गई, लेकिन कल क्या होगा मेरा? तुम एक काम क्यों नहीं करते? तुम मेरे काम में मेरा हाथ बटा दो, बदले में मैं तुम्हें अच्छी खासी रकम दे दूंगा। वैसे भी मेरा काम कोई संभालने वाला नहीं है। अगर तुम साथ मिलकर काम करोगे तो मैं तुम्हें ज्यादा मात्रा में तालाब से मछली लाकर दूंगा। तुम उन्हें बाजार में बेच दिया करना। अरे भाई, ये तो बहुत अच्छी तरकीब है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, कल से तुम मेरे घर से ही मछलियां उठाना और उसे बाजार में बेच आना, और फिर शाम को साथ बैठकर हिसाब भी कर लेंगे। ठीक है राजू भैया। इतना कहकर दोनों अपनी मछलियाँ बाजार में बेचने लगते हैं। थोड़ी देर बाद मछलियाँ बेचकर राजू घर आ जाता है। आ गए आप? क्या बात है, आज तो आप बिना कहे मुझे इतना वक्त दे रहे हैं। कमाल है, तुम ही तो कल कह रही थी कि मैं तुम्हें वक्त नहीं देता। अच्छा, मैं तो ये भी कह रही थी कि मुझे तालाब नहीं लेकर जाते। फिर वही फालतू की बातें कर रही हो तुम। अच्छा सुनो, तुम्हें एक बात बतानी है। वो रमन भाई है ना, बेचारे बहुत परेशान थे।
कि उनकी मछलियाँ कोई नहीं खरीदता। हाँ तो क्या, तुम तो जानती ही हो कि मेरा काम भी कितना बढ़ गया। तालाब से खूब सारी मछली लाकर उन्हें एक साथ बेचना बहुत मुश्किल हो जाता है कभी कभी। मैंने सोचा अगर वो मेरा हाथ बटा देंगे तो मैं उनका मेहनताना दे दूंगा। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसकी वजह से तो तुम्हें पूरे दिन तालाब पर ही रहना पड़ेगा। हाँ, लेकिन मैं संभाल लूंगा। ठीक है, जैसा ठीक लगे तुम्हें। अगली सुबह राजू रोज की तरह तालाब पर मछलियां पकड़ने जा रहा था। तालाब पहुंचकर इधर उधर देखता है और नाव लेता है और फिर नाव से गुफा की तरफ जाने लगता है। गुफा के बाहर आने के बाद वो खूब सारी मछलियां लेता है और घर आ जाता है और रमन उन मछलियों को बाजार में बेच आता है। इस तरह से काफी दिन बीत जाते हैं। राजू और रमन की जोड़ी अब बहुत अच्छे से काम करती है और इसीलिए अब राजू शहर में अपनी मछलियां बेचने का मन बनाता है, जिसके लिए एक दिन वो शहर को निकल जाता है। ये तो आज शहर चले गए, क्यों ना आज मैं अपने मन की शंका दूर कर ही लूं। आखिर ये मुझे तालाब पर क्यों नहीं जाने देते, आज तो मैं जानकर ही रहूंगी। इतना कहकर लतिका उस जादुई तालाब की ओर निकल पड़ती है और तालाब पहुंचकर देखती है तो उसे वो तालाब साधारण सा ही लगता है। अरे, लोग तो कहते हैं कि ये जादुई तालाब है, यहाँ खूब सारा सोना चांदी यूं ही पड़ा रहता है, लेकिन ये तालाब तो बड़ा ही साधारण सा लग रहा है। लतिका इतना कहती ही है कि तभी उसकी नजर वहाँ पड़ी नाव पर पड़ती है। ये नाव कैसी? चलो इस तालाब के थोड़े अंदर जाकर देखती हूँ, क्या पता वहाँ कुछ मिले। लतिका नाव में बैठ जाती है और नाव का चप्पू चलाने लगती है। वो तालाब के थोड़ा ही आगे गई थी कि तभी उसे वहां पर वो गुफा नजर आ जाती है, जिसे देखकर वो अपने चप्पू की दिशा गुफा की ओर कर देती है। अरे, सच्ची कहते थे लोग, कितना सोना है यहाँ पर, कितने सारे हीरे। बताओ भला, ये रोज यहाँ से मछली पकड़ने आते हैं, लेकिन कभी यहाँ से एक हीरा मेरे लिए लेकर नहीं आए। आज तो मैं ये सब अपने साथ लेकर जाऊंगी। इतना कहकर लतिका गुफा के पास नाव को लगा देती है। क्या करूं, पहले ये सोना उठाऊं या वो हीरे? एक काम करती हूँ, अंदर गुफा में चलती हूँ, शायद वहाँ कोई बड़ा खजाना होगा। ये कहकर लतिका गुफा में चली जाती है और गुफा में जाकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो देखती है कि उसके पति की लाश वहाँ पड़ी हुई थी, जिसमें से काफी बदबू आ रही थी। ये कैसे हो सकता है? मेरे पति तो शहर गए हैं, फिर उनका ये शरीर, ये कैसे? ओह, आखिरकार तुम यहाँ आ ही गई। तुम जल परी हो? हाँ, मेरा नाम सुंदरी है। और तुम लतिका हो ना, राजू की पत्नी? हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? और यहाँ मेरे पति ऐसे कैसे पड़े हैं? वो तो शहर गए थे। ये शव तुम्हारे ही पति का है। कुछ वक्त पहले तुम्हारे पति ने वो गलती दोहराई जो यहाँ आने वाला हर व्यक्ति करता है। वो इस तालाब से सोना लेकर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस तालाब की रक्षा करने वाले नाग ने उसे डस लिया। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे पति तो मेरे साथ मेरे घर पर ही रहते थे, आज ही वो शहर गए हैं। वो तुम्हारा पति नहीं है, वो मेरा भाई अर्जुन है। क्या? ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हारे पति ने एक बार मेरी जान बचाई थी, ऐसे में मैं उसकी जान तो नहीं बचा सकी, लेकिन राजू की आखिरी इच्छा थी कि मैं तुम्हारा ध्यान रखूं। ऐसे में मुझे अपने भाई को तुम्हारे पति के भेष में वहाँ भेजना पड़ा। ये बात सुनकर लतिक जोर जोर से रोने लगती है। तो देखा दोस्तों, जिस सोने चांदी के लालच से थोड़ी देर पहले लतिका की आंखें चौंधी आ गई थी, वो अब अपने पति का शोक मना रही थी। वो भी अब यही सोच रही थी कि काश उसके पति ने लालच ना किया होता। इसीलिए कहते भी हैं कि लालच बुरी बला है।